नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरबी नर्सिंग रिव्यूज़ पर। आज हम बात कर लेते हैं 2020 के अंदर जो राजस्थान CHO की एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर है, वो सॉल्यूशन पार्ट 2 है, वो यहाँ पे है, अपन सॉल्व करेंगे। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, विश्व की कितनी जनसंख्या है भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी होगा। लगभग 17% है जनसंख्या है वो भारत के अंदर है, पाई जाती है विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, पीने के पानी के अंदर फ्री रेडिजुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 0.5 mg पर लीटर है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 53, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है कब लागू कर दी गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1952 है, या 1965 है, या फिर 1985, या फिर 2000। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 53 के अंदर डी, 2000 के अंदर है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, जो नेशनल पॉपुलेशन है पॉलिसी है वो लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट है 54, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ है किस वर्ष के अंदर किया गया था। NRHM का, वो तो है आपका राइट आंसर है सी, 2005 के अंदर। नेक्स्ट है 55, आशा या आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है, मतलब कितनी पॉपुलेशन के ऊपर सेवाएं अपनी देती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी होगा, 1000 पॉपुलेशन के ऊपर है आशा को है आप ज्वाइन करवाते हो वहाँ पे। नेक्स्ट है 56 के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का बाद से उन्मूलन कर दिया गया, इराडिकेट हो गई है। तो वो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नारू रोग 6, सी 56 के अंदर है सी, नारू रोग है वो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 57, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार है, जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, बर्थ और डेथ दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिवस के अंदर भीतर करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे डी राइट आंसर है 57 का। 58 के अंदर है, मीजल्स खसरा वैक्सीन है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रूट क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो होता है सबक्यूटेनियस, 58 का है बी राइट आंसर होगा। सबक्यूटेनियस है, अपन मीजल्स का टीका लगाते हैं 9th मंथ के ऊपर, और उसके साथ के अंदर विटामिन ए की डोज लगाते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और उसके बाद में विटामिन ए है एवरी 6 मंथ के ऊपर है, अपन उसकी डोज लगाते हैं 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, एक वयस्क आदमी का BMI बॉडी मास इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अडल्ट का BMI है वो होता है 20 से 25, यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। वैसे है जो BMI है अडल्ट का वो 18.5 से 24.5 होता है, और BMI निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर अपन है वेट केजी के अंदर लिखते हैं, और नीचे उसकी हाइट है वो मीटर स्क्वायर के अंदर लिखते हैं, इस हिसाब से अपन है BMI उसका निकालते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों के अंदर है दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है। तो यहाँ पे है कैल्शियम दे रखा है, आयरन दे रखा है, विटामिन दे रखा है, और जिंक दे रखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी, जिंक है, अपन ORS के साथ के अंदर देते हैं डायरिया के अंदर। नेक्स्ट है 61 है, पोस्टमार्टम हेमरेज, मतलब डिलीवरी होने के बाद में जो हेमरेज है उसमें कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ए के अंदर ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीटोसिन, बी मिथार्जिन, सी मेपिप्रोस्टोन, और मिजोप्रोस्टोन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 61 के अंदर है सी, मेपिप्रोस्टोन है वो नहीं काम में लेते हैं अपन। नेक्स्ट है 62, प्रसव की संभावित तिथि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD है उसका पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के कितने दिवस से पहले जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे जो EDD का फॉर्मूला है वो ये है LMP प्लस 9th मंथ प्लस 7 डेज। तो यहाँ पे है जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, वो है गर्भवती महिला में सामान्यतः श्वसन दर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे है 18 से 20 प्रति मिनट है वो रेस्पिरेशन रेट होनी चाहिए। अडल्ट के अंदर है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। नेक्स्ट है
फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड है गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जाती है? तो वो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी 20 सप्ताह के बाद के अंदर है अपन फीटोस्कोप से FSH है वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट होगा 65 के अंदर क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन HB की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाएगा? तो प्रेगनेंसी के दौरान है जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो अगर 11 ग्राम पर DL से नीचे चले जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर अपन एनीमिया कंडीशन बोलेंगे। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो अडल्ट के अंदर है, मेल के अंदर है वो 14 से 16 ग्राम पर DL होता है। इसके अलावा जो फीमेल होती है उसके अंदर है 12 से 14 ग्राम पर DL होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर अगर 11 ग्राम पर DL से नीचे जा रहा है हीमोग्लोबिन का लेवल तो उसे अपन एनीमिक कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, IUCD का तात्पर्य क्या है? मतलब इसका मीन्स क्या है IUCD का? तो इसके अंदर है फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रायूटेराइन कंट्रोल डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और इंट्रायूटेराइन कंटिन्यूस डिवाइस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा C 66 के अंदर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD का फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है 67, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा C 120 से 160 बीट पर मिनट है वो फीटल हार्ट रेट होती है। नेक्स्ट है 68 नंबर का क्वेश्चन, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। मतलब एंटीनेटल जो विजिट होता है उस दौरान कौन कौन सी जो लैब इन्वेस्टिगेशन है वो प्रेग्नेंट महिला के अंदर किए जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्ब्यूमिन की जो जांच है वो अपन प्रसव से पहले मतलब डिलीवरी से पहले है अपन करते हैं। नेक्स्ट है 69, एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टेटनस टॉक्साइड TT का पहला इंजेक्शन लगाया था। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है। आप TT के इंजेक्शन के बारे में क्या निर्णय लेंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ये है कि अपन TT का जो सेकंड डोज है दूसरा टीका है वो लगाएंगे। नॉर्मली है TT का जो टेटनस का जो टीका है वो अपन अर्ली जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है उस दौरान लगा देते हैं। लगभग है 16 वीक के ऊपर है अपन पहला टीका लगाते हैं। उसके बाद के अंदर है जो सेकंड टीका है वो उसके 1 महीने मतलब 4 सप्ताह के बाद के अंदर है TT सेकंड लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन है NaCl, N/10, HCl, NaOCl, NaOH। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा N/10 HCl है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद के अंदर नेक्स्ट है गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? तो यहाँ पे है जो राइट आंसर होगा वो आपका B, HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस। इसलिए अपने को इनकी जांच करनी होती है। नेक्स्ट है 72, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? तो वो होता है 4 घंटे का। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होता है, ड्यूरेशन होता है, अंतराल होता है वो 4 घंटे का होता है। इसके बाद के अंदर 73 नंबर का क्वेश्चन आया था, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान करवा देना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है 1 घंटे के भीतर, दूसरा है 2 घंटे के भीतर, तीसरा है यहाँ पे चिकित्सक के कहने के बाद के अंदर और डी है 6 घंटे के बाद के अंदर। तो अपन है जो एट बर्थ के बाद के अंदर है अपन जो न्यू बॉर्न होता है उसको अपन ब्रेस्ट फीडिंग है वो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर है वो 30 मिनट के अंदर करवा देते हैं। और जो सिजेरियन सेक्शन होता है उस दौरान अपन विदिन 4 आवर्स के अंदर है अपन स्तनपान करवा देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये होगा 1 घंटे के भीतर भीतर। तो ए यहाँ पे सही ऑप्शन है 73 का। नेक्स्ट है 74, सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? मतलब जो डिलीवरी के दौरान है जो हेमरेज होता है उस दौरान कितनी ब्लीडिंग होती है? तो यहाँ पे है ए ऑप्शन है 100 ml,
बी है 300 ml, सी है 500 ml और डी है 700 ml। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा 500 ml है, वो यहाँ पे ब्लीडिंग होती है पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर। इसके बाद के अंदर है 75 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार प्लेसेंटा है उसको कौन सी थैली में डाला जाता है। तो BMW रूल है 2016 के अंदर है, वापस से उसको रिवाइज किया गया था। उस दौरान है जो प्लेसेंटा है उसको अपन येलो बैग के अंदर है वो अपन डालते हैं। तो यहाँ पे जो पीली थैली है ये ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है 76, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये होगा रक्तस्राव। डी वाला ऑप्शन है जो हेमरेज है वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है मैटरनल मोर्टेलिटी कॉज का। नेक्स्ट है 77, असुरक्षित यौन संबंध अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद कितने भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कब होती है। तो मतलब यहाँ पे है जो अनप्रोटेक्ट जो सेक्स करने के बाद के अंदर है जो गोलियां ली जाती है, पिल्स ली जाती है, इमरजेंसी जो पिल्स लेते हैं वो 72 आवर्स के अंदर लेते हैं तो ये गर्भ ठहरने की संभावना है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो सी होगा 77 के अंदर। नेक्स्ट है 78, पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए। तो डिलीवरी होने के बाद के अंदर जो परमानेंट अपन लाइगेट करते हैं फेलोपियन ट्यूब को तो वो कितने समय के बाद के अंदर किया जाता है। परमानेंट मेथड है अपना कॉन्ट्रासेप्टिव का, जैसे फीमेल के अंदर है वो ट्यूबेक्टोमी होती है और जो मेल होता है उसके अंदर वासेक्टोमी करते हैं अपन। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर अपन है डिलीवरी होने के बाद के अंदर है अपन जो परमानेंट स्टरलाइजेशन कर देते हैं फीमेल का। नेक्स्ट है 79, वेसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब है जो वास्ट डिफरेंसेस को कट करने के बाद के अंदर है कितने दिन तक कम से कम है उसको दूसरे जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव के ये वो यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होता है 3 माह तक। ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म है जो बनने का जो टाइम होता है स्पर्म का नॉर्मल टाइम होता है वो 74 डेज होता है। तो उस दौरान होते हैं कि हो सकता है बाय चांस उस वास्ट डिफरेंस से जो स्पर्म है वो बाहर निकल आए हो और सेक्स करने के दौरान है वापस से वो जो महिला के साथ के अंदर है वो प्रेगनेंसी हो सकती है। इस दौरान अपने को कम से कम 3 माह 90 दिन तक है अपने को वासेक्टोमी करने के बाद के अंदर भी है जो टेम्परेरी मेथड है वो यूज करने होते हैं। नेक्स्ट होता है 80 नंबर का क्वेश्चन, लेवेनोगेस्ट्रोल LNG है IUCD को कितने समय बाद बदल लेने चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 साल 10 ईयर तक इसका ड्यूरेशन रहता है LNG का लेवेनोगेस्ट्रोल का। इसके बाद के अंदर है 81 NETEN गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 2 माह के लिए। NETN है वो 2 महीने तक है वो प्रोटेक्शन का काम करता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। नेक्स्ट है 82 है IUCD का सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव है यानी साइड इफेक्ट क्या होता है। IUCD से जो सबसे ज़्यादा है वो साइड इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो IUCD का है मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है वो है ब्लीडिंग। यहाँ पे एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो साइड इफेक्ट देखा जाता है IUCD का। नेक्स्ट होता है 83 क्वेश्चन, उसके अंदर HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट दे रखे हैं जैसे नॉर्थन ब्लॉट टेस्ट तथा एलिजा इम्यूनोब्लॉट तथा एलिजा ये साउथर्न ब्लॉट तथा एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट एलिजा। तो यहाँ पे 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिजा है वो अपन है HIV का डायग्नोस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो डायग्नोस होता है HIV का वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट और जो स्क्रीनिंग होती है वो होती है एलिजा के द्वारा। तो यहाँ पे 84 नंबर का क्वेश्चन है अब किशोरावस्था मतलब
एडोलेसेंट के अंदर है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधित कमी कौन सी है? तो पहला आंसर इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, तीसरा है कैल्शियम डेफिशिएंसी और चौथा है जिंक डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे है जो एडोलेसेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पोषण की कमी है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पाई जाती है। मोस्टली फीमेल्स गर्ल्स होती है उनके अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग की वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है वो होता है। नेक्स्ट है 85, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो यहाँ पे आप पूछ लें कि वर्ल्ड के अंदर है सबसे ज़्यादा जो कोज है वो एडोलसेंट के अंदर है वो क्या होता है? तो पहला है आत्महत्या मतलब सुसाइड है, या डायरिया है, सड़क दुर्घटना या एनीमिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे जो सड़क दुर्घटना मतलब जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कोज बनते हैं जो एडोलसेंट ग्रुप वाले जो एज के जो पर्सन होते हैं उनकी डेथ का। नेक्स्ट है 87, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है पहला है इसके अंदर केवल पुरुषों के में, केवल महिलाओं के लिए, केवल पुरुषों के यौन के समय, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के अंदर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के अंदर ही पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली इफेक्ट है वो मेल के अंदर ही दिखाता है और नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर है, फीमेल के अंदर भी पाया जाता है। और जस्ट इसका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है हार्मोन है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन है जो मोस्टली अमाउंट के अंदर है वो फीमेल के अंदर पाए जाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लेकिन नेग्लिजिबल नगण्य अमाउंट के अंदर है वो मेल के अंदर भी पाए जाती हैं। तो यहाँ पे जो 86 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा डी, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन महिलाओं के अंदर इसके जो अमाउंट होता है टेस्टोस्टेरोन का वो नेग्लिजिबल बहुत नगण्य होता है, न के बराबर होता है, लेकिन होता ज़रूर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यहाँ भी राइट आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट है 87, किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज है वो कितनी देनी चाहिए? तो यहाँ पे है 100 mg BD, 200 mg ODHS और 400 mg ODHS, 8 mg BD। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 87 का वो होगा सी, 400 मिलीग्राम है वो दिन के अंदर एक बार देते हैं और वो देते हैं एचएस मतलब बेड टाइम, रात को सोते टाइम के अंदर है। एल्बेंडाजोल की डोल है वो दी जाती है डीवॉर्मिंग के लिए, जो कीड़े वगैरह है पड़ जाते हैं बच्चों के पेट के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं उनको मारने के लिए, डीवॉर्मिंग करने के लिए एल्बेंडाजोल है उसकी डोज देते हैं 400 mg और डी एक बार ही देते हैं दिन के अंदर, वो भी देते हैं अपन एचएस मतलब बेड टाइम के अंदर, रात को सोते टाइम। नेक्स्ट है 88, गैर संक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो कैसे फैलती है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकती है, दूसरा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलते हैं, तीसरा वेक्टर द्वारा फैलते हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 88 है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलते हैं। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, ठीक है, इसके अलावा है डायबिटीज़ मेलाइटस, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक वगैरह हो गया, ये जो सारी डिजीज़ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर इजीली है वो फैल जाती है, जैसे कि है जो ये कॉमन कोल्ड होती है, जुकाम होती है, वायरस वगैरह से होने वाला है, जैसे कोरोना वायरस है वो भी क्या था, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का ही टाइप था। नेक्स्ट है 89, किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे 120 से 180, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, 120/80 mmHg है, ये राइट आंसर ये था, लेकिन इस क्वेश्चन को बात के अंदर डिलीट कर दिया गया था। इसके अलावा है जो दूसरे ऑप्शन है ये कहीं पर भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पे 120 से 80 mmHg है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट है 90 नंबर का क्वेश्चन, डायबिटीज़ मेलाइटस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो इसके अंदर है जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके अंदर है 3 P's आते हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ठीक है ना। अत्यधिक पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। तो ये तीनों ऑप्शन है यही सही है, तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर का, तो बहुत सभी है वो सही होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है
91 है, सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सामान्य व्यक्ति के अंदर HbA1c है उसकी मात्रा है वो 6% से कम होनी चाहिए। और जो टेस्ट होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसको कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस टेस्ट होता है HbA1c, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 90 दिन होती है। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर HbA1c की जो नॉर्मल मात्रा होती है वो होती है 6% से कम। नेक्स्ट है 92, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह है डायबिटीज़ मेलाइटस का संदेह होना चाहिए। तो यहाँ पे है 80 mg/dl से 100 mg/dl, 100 mg/dl से 140 140 mg/dl से ज़्यादा या 200 mg/dl से ज़्यादा। तो यहाँ पे है जो रैंडम ब्लड शुगर है उसके अंदर है जो 140 mg/dl से ज़्यादा अगर ब्लड शुगर आ रही है तो उसको अपन डायबिटीज़ मेलाइटस है वो मानते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो पहला है इसके अंदर है ग्लाइकोसीमिया है, दूसरा है हाइपरग्लाइसीमिया है, तीसरा है हाइपोग्लाइसीमिया है, चौथा है स्ट्रोक। तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसकी सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 94, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है। तो पहला है इसके अंदर त्वचा के माध्यम से, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, तीसरा है रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, या डी ऑप्शन है बी तथा सी दोनों। तो यहाँ पे लिम्फ फ्लूइड और जो ब्लड है उन दोनों के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 94 का वो होगा डी, बी तथा सी दोनों से। नेक्स्ट है 95, निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के। तो यहाँ पे एक्सेप्ट वाला पूछा है लेट मेनोपॉज, अत्यधिक वजन, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध और शारीरिक व्यायाम नहीं करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध। ठीक है ना, ये नहीं जो स्तन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है उसको इस फैक्टर के अंदर माना जाता है। ये HIV का है कॉज होता है कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध। तो ये एक्सेप्ट वाला है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 96 वाला, स्तन की स्वयं जांच करने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का उपयुक्त समय कब होता है। पहला है माहवारी के दौरान, दूसरा है माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद, तीसरा है माहवारी शुरू होने के 10 दिन पहले, और डी है यदि महिला हार्मोन ले रही तो विड्रॉल ब्लीडिंग शुरू होने के अगले दिन। तो यहाँ पे जो 96 है उसका है होगा बी आंसर होगा। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसके पहले दिन के बाद जो 1 से 5 दिन तक है ब्लीडिंग होती है उस दौरान अपन सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस दौरान है हार्मोन की वजह से है अपने को पता नहीं लगेगा कि इसके है कि ब्रेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अपन 7 से 10 दिन बाद के अंदर है वो अपन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। जितने भी डायग्नोस होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वो डायग्नोस के अंदर ही माना जाता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर था बी। नेक्स्ट है 97, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है। तो पहला है समय से पहले प्रसव प्रीमेच्योर लेबर, दूसरा है बड़े वजन वाला नवजात शिशु ओवरवेट बेबी, तीसरा है कम वजन वाला बच्चा लो बर्थ वेट बेबी, और डी है नपुंसकता इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे जो 97 है उसका है लो बर्थ वेट बेबी है वो होते हैं जब भी जो प्रेगनेंसी के दौरान है जो स्मोकिंग करती है मदर, उस दौरान जो बच्चा है वो LBW लो बर्थ वेट बेबी है वो जन्म लेता है। नेक्स्ट है 98, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस, बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो 98 का होगा ए आंसर है वो सही होगा। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है जिसको बोलते हैं अपन जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। उसके अंदर है इंसुलिन बनता नहीं है। और जो टाइप 2 होती है वो अडल्ट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, उसके अंदर है इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है लेकिन जो सेल्स होती है वो इंसुलिन को है रिसेप्ट नहीं कर पाती है।
तो इंसुलिन है वो डायबिटीज़ 2 के अंदर है, प्रॉपर मात्रा के अंदर है। पैनक्रियाज की जो सेल्स होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल्स। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके अंदर है इंसुलिन है, उसका प्रोडक्शन ही नहीं होता है पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है, लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे है इंसुलिन का इंजेक्शन देना होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर। ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद के अंदर है सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके अंदर है जो 99 है वाला है, इसके अंदर है 50 से 100 माइक्रोग्राम, 50 से 100 मिलीग्राम, 100 से 150 माइक्रोग्राम और 100 से 150 मिलीग्राम। तो यहाँ पे है सी आंसर सही होगा, 100 to 150 माइक्रोग्राम यहाँ पे है जो नॉर्मल अमाउंट के अंदर है आयोडीन लेते हैं अपन डेली। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है? तो इसके अंदर है HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है वो अपन सर्वाइकल कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये था राजस्थान CHO 2020 का कंप्लीट पेपर जो मैंने दोनों वीडियो के अंदर है 50-50 क्वेश्चन है वो आपको पूरे आंसर है वो सोल्व करा दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो सभी जो बच्चे होते हैं जो राजस्थान CHO की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें कि किस प्रकार से राजस्थान CHO के अंदर है वो क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के साथ है ये अपन है इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ के अंदर, नई चीज़ों के साथ के अंदर। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।